कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना जाता है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब कर्मधारय समास का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद को उत्तर पद भी बोलते हैं। तो ये है समास भी, क्योंकि तत्पुरुष समास का भेद है इसलिए इसका भी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके अतिरिक्त इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। इस समास के दोनों पदों में उपमान उपमेय संबंध भी होता है। अब ये उपमान उपमेय क्या होते हैं? उपमान यानी कि जिसकी उपमा दी गई, उपमेय जिसने उपमा ग्रहण की। जैसे मुख चंद्र, अब मुख को चंद्रमा कह दिया तो चंद्रमा यहाँ उपमान है और मुख यहाँ पर उपमेय है। इस तरह से उपमानोपमेय संबंध भी होता है। अब इसके उदाहरणों को समझने के लिए हम लेते हैं अध्ययन सुविधा से, हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ भागों में हम इनको बांट लेते हैं। और कैसे? जैसे इसके उदाहरणों को समझने के लिए, कर्मधारय समास के उदाहरणों को समझने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं जैसे विशेषण पूर्व पद के उदाहरण। अब विशेषण पूर्व पद यानी पूर्व का पद इसमें विशेषण होगा। जैसे पहला शब्द लेते हैं नील कमल। नील कमल का समास विग्रह होगा, अर्थात नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बताई गई है नीला होना। यहाँ पर विशेषण क्या है? ये नीला, और विशेष्य क्या है? कमल। तो विशेषण विशेष पूर्णेंदु, पूर्णेंदु, पूर्ण इसका विग्रह होगा पूर्ण है जो इंदु। यहाँ पर इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा और पूर्ण का मतलब पूरा, पूरा चंद्रमा। और शब्द ले लेते हैं हम, जैसे महामात्य, तो महान है जो अमात्य, महामात्य महान है जो अमात्य, अमात्य मंत्री होता है। अगला शब्द लेते हैं हम सुरम्य। आप बताइए, देखें सुरम्य का समास विग्रह क्या होगा? तो सुरम्य का समास विग्रह नहीं, सुरम्य का समास विग्रह होगा सुष्ठु। सुष्ठु है जो रम्य, सुष्ठु है जो रम्य, अर्थात सुष्ठु का अर्थ होता है अधिक, अधिक है जो रम्य, रम्य का मतलब रमणीय, सुंदर। अच्छा, अगला उदाहरण लेते हैं हम विशेषणोत्तर पद, यानी उत्तर पद विशेषण होता है वो। जैसे शब्द ले लेते हैं पुरुषोत्तम, तो यानी उत्तम है जो पुरुषों में, इसका विग्रह क्या होगा? उत्तम है जो पुरुषों में। अगला शब्द है नर पुंगव, पुंगव है जो नरों में, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो पुंगव है जो नरों में। अगला शब्द लेते हैं हम विशेषणोभय पद, यानी अगला बांटते हैं हम विशेषणोभय पद, यानी उभय पद जिसके विशेषण हो। जैसे शब्द है श्याम, श्याम सुंदर। अब विग्रह क्या होगा इसका? श्याम है जो, सुंदर है जो, श्याम सुंदर, अर्थात श्याम है जो, सुंदर है जो। जैसे काला, काला शाह, काला शाह हम बोल देते हैं, तो काला है जो, शाह है जो, यानी जो बिल्कुल काला है। शाह का अर्थ भी काला होता है और काला, तो उभय पद इसमें विशेषण है, तो इनको बोलेंगे हम विशेषणोभय पद। याद करने के लिए आप ये शब्द याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम आगे चलते हैं, जैसे विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद के उदाहरण लेते हैं हम। इसमें आ जाएगा धर्म बुद्धि, क्या आ जाएगा शब्द? धर्म बुद्धि। विग्रह क्या होगा? धर्म विषयक बुद्धि,
विग्रह क्या होगा? धर्म विषयक बुद्धि। अगला देखिए, अगला शब्द लेते हैं हम अव्यय पूर्व पद। तो इसमें देखिए अव्यय पूर्व पद में ऐसे उपसर्ग आएंगे जो किसी शब्द के साथ विशेषता बताने का काम करते हैं। अब आप बताइए मुझे, उपसर्ग सारे कहाँ आते हैं? तो आपको पता है कि उपसर्ग सारे अव्ययी भाव समास में हमने पढ़े थे, क्योंकि अव्यय सारे वहां पर आते हैं, लेकिन कुछ अव्यय यहाँ पर आ जाएंगे वहां से उठ के, और वो कौन से आएंगे? जो विशेषता बताने का काम कर। कुछ उदाहरण लेकर हम इस बात को समझते हैं। जैसे अधमरा, उदाहरण अधमरा, विग्रह होगा आधा है जो मरा, तो मरने की विशेषता बताई जा रही है अध शब्द के द्वारा। जैसे कुवेश, अब बुरा है जो वेश, वेश की विशेषता कु के द्वारा बताई जा रही है, कुवेश। जैसे शब्द है निराशा, अब निर के यानी निर, निर का मतलब बुरी, बुरी है जो आशा, तो निर उपसर्ग आया है यहाँ पर। आगे देखिए हम लेते हैं शब्द दुकाल, शब्द लेते हैं दुकाल। दुकाल का अर्थ होता है बुरा काल, तो दु उपसर्ग का वैसे तो दो अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया जा रहा है? बुरा। इसलिए इस दुकाल शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इस तरह के शब्दों को आपसे पूछा जाता है। अगला शब्द है सुयोग, यानी अच्छा है जो योग। और शब्द है दुर्वचन, दुर्वचन तो बुरे हैं जो वचन। तो यहाँ पर देखिए इसमें अध ये अव्यय है, कु ये अव्यय है, निर ये अव्यय है, दु ये अव्यय है, सु ये अव्यय है, और ये दुर ये अव्यय है। तो जो अव्यय यानी जो उपसर्ग किसका काम करे? विशेषता बताने का काम करे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कर्मधारय समास में आ जाते हैं। अब देखिए हमने कौन सा पढ़ लिया? अव्यय पूर्व पद। इसके बाद में हम पढ़ सकते हैं उपमा पूर्व पद। कौन सा? उपमा पूर्व पद। तो देखिए बच्चों, उपमा पूर्व पद में शब्द आएगा जैसे चंद्र, चंद्रवदन, यानी चंद्रमा के समान वदन, वदन का अर्थ होता है मुख, चंद्रमा के समान मुख। अच्छा, इसके अलावा जैसे उपमानो, एक शब्द और आता है, यहाँ लिख लेते हैं हम उपमानोत्तर पद। अब देखिए उपमानोत्तर पद, उत्तर पद उपमान हो, जैसे चरण, चरण कमल। अब इसका विग्रह क्या होगा? कमल रूपी चरण। और भी शब्द हम ले सकते हैं जैसे स्त्री रत्न, तो रत्न रूपी स्त्री। इस प्रकार से कर्मधारय समास को हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। कर्मधारय समास, इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। इसका द्वितीय पद प्रदान होता है, विशेषण विशेष से संबंध होता है, उपमानोप में संबंध होता है। इसको अध्ययन सुविधा से हम बांट सकते हैं कि विशेषण पूर्व पद तो नीलकमल, पूर्णेंदु, महामात्य, सुरम्य, ये शब्द आपने पढ़े। ऐसे और भी सैकड़ों शब्द हैं। विशेषणोत्तर पद यानी बाद वाला पद विशेषण होता है, जैसे पुरुषोत्तम, नर पुंगव, पुंगव का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम का मतलब भी श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम, नरों में पुंगव। इसके बाद में विशेषणोभय, दोनों पद विशेषण हो, जैसे श्याम सुंदर, काला शाह, लाल चट्ट, नील लोहित, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। विशेष पूर्व पद, इसमें धर्म बुद्धि यानी धर्म विश्वक बुद्धि, यानी पहले का पद क्या है? धर्म जो बताया जा रहा है वो किसके लिए? विशेषता के लिए लिखा जा रहा है। इसके बाद में अव्यय पूर्व पद के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऐसे उपसर्ग, ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के साथ विशेषता बताने का काम करते हैं वो कर्मधारय समास में के उदाहरण कहलाते हैं। इसके बाद में हमने उपमानोत्तर पद को पढ़ा, तो इसमें चरण कमल यानी कमल रूपी चरण आदि पढ़े। उपमा पूर्व पद को पढ़ा, चंद्रवदन, तो इसमें चंद्रमा के समान वदन को आपने पढ़ा। इस प्रकार से कर्मधारय समास आपका पूरा होता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विगु समास।